हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो एमबीए फर्स्ट के एग्जामिनेशन अब कुछ दिनों में स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं इस समय पीवाईक्यू करा रही हूँ। प्रीवियस ईयर 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, इसका डिटेल में मैं सॉल्यूशन इन वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रही हूँ। कुछ लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ इस सीरीज में, जिसमें मैंने एमबीए फर्स्ट के कुछ सब्जेक्ट जो बीएमबी 101 है, 102, 103, ये सब मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट जो आपका सब्जेक्ट है, बीएमबी 105 है। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? बीएमबी 105। ये सब्जेक्ट जो है, इसका पिछले साल 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है, ये आज के लेक्चर में हम डिटेल में इसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, फिर से कहूंगी, पीवाईक्यू जरूर एग्जाम में करके जाइएगा, क्योंकि इससे आइडिया लग जाएगा कि बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, पहला फायदा क्या है? सबसे पहले तो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्या है? हमें अपनी तैयारी का लेवल पता चल जाएगा कि क्या हम पीवाईक्यू कर पा रहे हैं। हमने तैयारी कर ली है तो एक बार पीवाईक्यू भी देख लीजिएगा, तो क्या हम पीवाईक्यू के क्वेश्चन कर पा रहे हैं। एंड एक और फायदा होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं पीवाईक्यू के अभी सारे सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो आपका हो जाएगा रिवीजन। आपको बहुत सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन पता चल जाएंगे, किस तरीके से लिखना है ये सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे हैं पीवाईक्यू करने के। हमें तैयारी का लेवल पता चल जाएगा। और आपको पता नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है, मतलब ऐसा भी होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर में मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एकदम एज इट इज अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, पूछने का तरीका चेंज कर दिया जाता है, बट वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पीवाईक्यू आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, समय नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट तो आप जानते हैं। ठीक है, एक बार पेन ले लेती हूँ। क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट आप जानते हैं, 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है आपका। ठीक है, 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है। 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी। कल मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए में 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 7 क्वेश्चन होते हैं, सारे कंपलसरी होते हैं, सब करना होता है। सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन दिए हैं, आपको 3 करने हैं। और हर क्वेश्चन कितने नंबर का है? 7 नंबर का है। ठीक है, तो सेक्शन ए आपका हो गया 14 नंबर का, 7 क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर के हैं। और सेक्शन बी क्या है? 7 नंबर के 3 क्वेश्चन, यानी 21 नंबर का हो गया आपका सेक्शन बी। फिर आ जाते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में अब क्या होता है? ऐसे दिया होता है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 1 करना होगा, और ये 7 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4, 2 दिए रहेंगे, 1 करना है। तो बहुत अच्छी बात है, इसमें आपको चॉइसेस बहुत मिल जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है एमबीए के इस पेपर की, कि इसमें चॉइसेस भरपूर हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप कोई क्वेश्चन मतलब आपका छूटेगा, क्योंकि चॉइस में से कुछ ना कुछ तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? चॉइस है, आपको 1 क्वेश्चन करना है, हर क्वेश्चन 7 नंबर का है, तो 3, 4, 5 और इसके आगे 6, 7 ऐसे ही है। ठीक है, 2 दिया है, 1 करना है, 2 दिया है, 1 करना है, हर क्वेश्चन 7 नंबर का है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए करना शुरू करते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, मेरा चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो कंप्लीट कह लीजिए सिलेबस है ना, वो मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है। ठीक, एक बार मैं आपको ले चलती हूँ। यहाँ पर आप यूट्यूब पे जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब पे जाएंगे, आप देखेंगे अकाउंटिंग मास्टर क्लास, मेरे चैनल का नाम है, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको ये प्लेलिस्ट पे जाना है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पे आप देखेंगे डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स के, मैनेजमेंट के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, जिसमें मैंने डिटेल में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। तो ये देखिए, ये है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक, कितने 60 लेक्चर वीडियो में पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, व्यू फुल कोर्स। ठीक, तो ये देखिए पूरी प्लेलिस्ट है, नंबरिंग प्रॉपर की हुई है। एमसीक्यू भी बहुत सारे किए हैं, पर वो आपके लिए नहीं, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों के लिए है। ठीक है, बट यहां से आप शुरू करेंगे। ये देखिए, पहले मैंने एमबीए फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस किया है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये देखिए सीक्वेंस में पूरा कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं वो थंबनेल में पूरे लिखे हुए हैं। 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये सब डिटेल में मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, तो आप ये रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज लगे हाथ में, एक और बता देती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है नोट्स की डिमांड कर रहे थे। ठीक है, तो मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, मेरी एप्लीकेशन है, जहां पे मैंने बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला ही कोर्स ये देखिए, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का। अगर आप एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, एकेटीयू यूनिवर्सिटी के हैं, तो आप इसके जो 7 थ्योरी पेपर हैं,
इनके नोट्स आपको, कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और मैंने प्राइस बहुत ही नॉमिनल रखी है, आपकी डिमांड पे मैंने प्राइस रिड्यूस की है, 499 इसकी प्राइस है। एक बार इसका कंटेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। आप जब इस पे जाएंगे, ठीक है, अच्छा ये जो एप्लीकेशन है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा 2025-26 का जो सिलेबस है वो। उसके बाद हर सब्जेक्ट का सेपरेट फोल्डर मैंने बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ओबी पहला सब्जेक्ट है, ठीक है, इसका देखिए फोल्डर बना है जिसमें अलग से यूनिट 1, यूनिट 2, हर सब्जेक्ट में आपने देखा होगा 5 यूनिट है। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 डिटेल में पढ़ाया है। इसके बाद कुछ टॉपिक रह गए थे तो रिमेनिंग टॉपिक और मैंने कवर किए हैं। फिर इसके बाद इसके लेक्चर वीडियोस हैं और उसके बाद PYQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे यूनिट 1 है, फिर यूनिट 2 आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, देखिए। ऐसे ही अगला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें भी 19 वीडियो 6 फाइल है, फाइल मतलब PDF नोट्स, ठीक है। इसमें 8 वीडियोस 6 फाइल्स हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक, इसमें एक ही वीडियो 8 घंटे का है और 5 PDFs हैं। ऐसी मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पूरे जो 7 सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे डिटेल में मिल जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स चाहिए तो आप मेरी एप्लीकेशन से ये कोर्स ले सकते हैं, सातों सब्जेक्ट का डिटेल में नोट्स और लेक्चर वीडियोस जो हैं, जो टॉपिक मैंने यूट्यूब पे पढ़ाए हैं उनके लेक्चर वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। PYQ भी मिल जाएगा। ये जो PYQ मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ना, इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं इस पे डाल दूंगी, ठीक है। ये PDF जो है ना इसका मैं इस पे डाल रही हूँ, डाल चुकी हूँ इवन, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आज 16 तारीख हो गई है, कोशिश करूंगी वीडियो मैं आज ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज ही देखूंगी, रात तक मैं डाल दूंगी ये वीडियो। तो जितनी जल्दी आप ये कोर्स ले लेना उतना जल्दी आप अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। एग्जाम के बीच में भी गैप है तो मतलब ये मत सोचिए कि कम समय है, हो जाएगा, ठीक है। और ये पेपर इतने इजी है ना, अभी जब मैं मार्केटिंग भी आपको पढ़ाऊंगी और बाकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है, आपका बिजनेस कम्युनिकेशन है, इतने इजी पेपर है ना कि बस एक बार रीड करिए वो बैठ जाएगा आपके दिमाग में। बहुत ही इजी, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये। तो ऐसा कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं है। थोड़ा सा स्टैट्स में आपको समय देना होगा, अकाउंटिंग में समय देना होगा, बाकी तो मुझे बाकी पेपर्स तो बहुत इजी लग रहा है, ठीक है। और अकाउंटिंग और स्टार्ट भी मैंने अपने चैनल पे, एक बार मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, वेट एक सेकेंड। ये अकाउंटिंग का, एक बार मैं, अकाउंटिंग को लेके बच्चे काफी डरे होते हैं। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस है, ठीक है। इसमें नोट्स तो आपको मिल रहे हैं यूनिट वाइज, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 नोट्स तो मैं दे रही हूँ, इसके साथ मैं लेक्चर वीडियोस भी प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, स्मार्ट बोर्ड पे डिटेल में मैंने पढ़ाया है अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, टर्मोलॉजीज है अगला टॉपिक ना, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 7 टाइप्स ऑफ, नहीं 7th वीडियो है ये, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अकाउंटिंग नहीं, टाइप्स ऑफ अकाउंट है ये राइटिंग मिस्टेक हो गई है। डबल एंट्री सिस्टम, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट, बैलेंस शीट, और इसके आगे बहुत सारे टॉपिक है, ठीक है। तो ये सब मैंने वीडियो लेक्चर भी आपको यहाँ पे एक साथ एक जगह मिल जाएगा। तो इससे क्या है ना, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे। आपको अलग अलग वीडियो, अलग अलग नोट्स नहीं ढूंढने हैं, आपको केवल फोकस होके पढ़ाई करनी है। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है। चलिए मैंने काफी कुछ बता दिया। अब चलिए आज का हम ये जो हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के पिछले साल के पेपर का, वो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन 2 नंबर का है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3-4 लाइन लिखिएगा, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 नंबर से ज्यादा तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो 7 नंबर के क्वेश्चन है ना उस पे हमें ज्यादा डिटेल में लिखना है। 2 नंबर में 3-4 लाइन लिखिए और बढ़िए आगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन मार्केटिंग मायोपिया। मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है? तो देखिए मायोपिया क्या होता है, ये आंखों की कह लीजिए एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, दूर की चीजें हमें, वी आर अनेबल टू सी द थिंग्स, अनेबल टू सी द थिंग्स क्लियरली विच आर फार अवे। यानी जो चीजें बहुत दूर है ना उसको हम ढंग से देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वो मायोपिया आपने सुना होगा, आंखों में, आंखें अगर दूर की चीजों को नहीं देख पाती है तो उसको कहते हैं मायोपिया, ठीक है। पास की चीजों को नहीं देख पाती है तो उसका एक दूसरा टर्म है। तो यहां पर मायोपिया के साथ एक वर्ड ऐड हो गया, मार्केटिंग। मार्केटिंग मायोपिया का क्या मतलब है, ठीक है। तो मार्केटिंग मायोपिया का मतलब है कि शॉर्ट साइटेड, मतलब कि पास की चीजों को क्या बोलते हैं, पास की चीजों को देखना, दूर की चीजों को न देखना, यही मतलब है ना। देखिए मायोपिया का क्या मतलब है कि दूर की चीजें न देखना, ठीक है। तो मार्केटिंग मायोपिया मतलब है कि शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब नैरो अप्रोच, कि पास की चीजों को देखो, यानी अभी का जो प्रॉफिट है ना, किसी केवल उसी पे जब कंपनी फोकस करे।
कंपनी का केवल ये ऑब्जेक्टिव हो कि अभी सामान बिक जाए, किसी तरीके से हमारी सेल हो जाए, इस महीने में प्रॉफिट हो जाए, आगे भले ही वो कस्टमर दोबारा हमारा सामान ले चाहे ना ले, ये मतलब नहीं है। तो इस टाइप का जो टेंडेंसी होती है, इस टाइप की जो प्रैक्टिस होती है, इसको कहते हैं मार्केटिंग मायोपिया। यानी पास की चीजों को कंसीडर करना, दूर की चीजों के बारे में नहीं सोचना, तो दैट इज मार्केटिंग मायोपिया कॉन्सेप्ट। इसमें कंपनी फोकस करती है इमीडिएट सेल पे, अभी प्रोडक्ट बच जाए, एक बार हम कस्टमर को किसी तरह से प्रोडक्ट चिपका दें, बेच दें, उस पर फोकस होता है। इस बात पे फोकस नहीं होता है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो, दोबारा सामान खरीदे, वो कस्टमर हमारा 2 लोगों को और जाके बताए हमारे अच्छे प्रोडक्ट के बारे में। तो लॉन्ग टर्म के बारे में ना सोचना, शॉर्ट टर्म के बारे में सोचना, तो वही है ना, शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब पास की चीजों को देखना, लॉन्ग टर्म व्यू ना रखना, इसको कहा जाता है मार्केटिंग मायोपिया, एंड दिस इज अ बैड प्रैक्टिस, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। लॉन्ग टर्म हमेशा देखना चाहिए, कस्टमर हमारे साथ लंबे समय तक रहना चाहिए, ये सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन प्रोडक्शन फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग। प्रोडक्शन फिलोसफी बतानी है मार्केटिंग की। ठीक है, तो मार्केटिंग की 5 फिलोसफीज होती है, डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन फिलोसफी पूछी जा रही है, आपको 5 फिलोसफी पता होनी चाहिए। तो प्रोडक्शन फिलोसफी क्या कहती है? प्रोडक्शन फिलोसफी कहती है कि कंज्यूमर प्रेफर करता है वो प्रोडक्ट जो वाइडली अवेलेबल हो और अफोर्डेबल हो। ये नाम क्या है? प्रोडक्शन। यानी इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन पे फोकस। प्रोडक्शन फिलोसफी में क्या होता है, जो मार्केटर होता है या जो मैन्युफैक्चरर होता है, ये प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि इसके हिसाब से कंज्यूमर वो प्रोडक्ट प्रेफर करता है जो वाइडली अवेलेबल हो, यानी हर जगह जो सामान मिल रहा हो। और प्रोडक्शन मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा? पर यूनिट सामान क्या होगा? सस्ता पड़ेगा ना, तो वो अफोर्डेबल हो। तो इस टाइप की जो फिलोसफी होती है ना, इसको कहते हैं प्रोडक्शन फिलोसफी। एंड इसमें क्या होता है, बिजनेस किस पे फोकस करता है? हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी। इसमें बिजनेस फोकस करता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे, ताकि पर यूनिट कॉस्ट क्या है हमारी कम रहे। मास प्रोडक्शन करे, मास डिस्ट्रीब्यूशन करे, हर दुकान पे हमारे प्रोडक्ट दिखे। ठीक है, तो वो कहते हैं प्रोडक्शन फिलोसफी। 2 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत पूछा जाता है, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या है? तो देखिए, आपने बहुत सारे सेगमेंटेशन, मैंने वीडियो में भी पढ़ाया है, बहुत सारे टाइप के सेगमेंटेशन होते हैं। इसमें साइकोग्राफिक मैं मार्क करूंगी, ये स्पेशली अलग से बहुत पूछा जाता है। इसका नाम थोड़ा अलग सा है, साइकोग्राफिक, तो बच्चे नहीं जज कर पाते हैं। बाकी जो भी सेगमेंटेशन है ना, वो आप इजली नाम से पता कर सकते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए ये अधिकतर मैं देखती हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ही बहुत पूछा जाता है, एंड आपके ग्रेजुएशन मास्टर्स में ही बहुत पूछा जाता है। तो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या है? वो प्रोसेस है सेगमेंटेशन का, यानी मार्केट को डिवाइड करने का वो प्रोसेस है, जहां पे मार्केट को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल। कस्टमर जो है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी वैल्यूज क्या है, उसका उसका एटीट्यूड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, अगर इसके बेसिस पे मार्केट को सेगमेंट किया जाए, सेगमेंट करना मतलब पता है ना, मार्केट को डिवाइड किया जाए, तो उसको कहते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्या है, एक्सप्लेन कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म क्या है? तो कंज्यूमर, देखिए ये कंज्यूमर से बना हुआ है कंज्यूमरिज्म। तो कंज्यूमरिज्म बेसिकली एक सोशल मूवमेंट है, जिसमें मेन फोकस किस पे है? कंज्यूमर पे मेन फोकस है। ठीक है, कंज्यूमर के जो कंज्यूमर के हितों की रक्षा हो, कंज्यूमर के राइट्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, कंज्यूमर के अधिकार जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, एंड कंज्यूमर के अधिकारों को प्रमोट करना, ये इस मूवमेंट का मेन पर्पस है। ठीक है, कंज्यूमरिज्म के तहत जो है कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सही प्राइस पे मार्केट में बिके, सही क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, सेफ हो वो प्रोडक्ट हो, और कंपनी उसके बारे में जो भी सही जानकारी है वो कंज्यूमर को दे। तो दिस इज कंज्यूमरिज्म, यानी कंज्यूमर के हितों की रक्षा करना, उनके राइट्स की रक्षा करना, कंज्यूमर को सही इंफॉर्मेशन, सही प्रोडक्ट, सही क्वालिटी, सही प्राइस पे मिले। ठीक है, चलिए 2 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्पेशलिटी गुड? स्पेशलिटी गुड क्या होते हैं? स्पेशलिटी गुड्स क्या होते हैं? ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पेशलिटीज नहीं, स्पेशलिटी गुड्स, यानी वो गुड जिनमें क्या हो, कुछ खास बात हो, कुछ स्पेशलिटी हो, कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हो, स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी हो, इसको कहते हैं स्पेशलिटी गुड्स। ठीक है, यानी वो गुड जिसके लिए कंज्यूमर क्या करे, कुछ स्पेशल एफर्ट करे। ठीक है, स्पेशलिटी गुड है ना, कंज्यूमर मेक सम स्पेशल एफर्ट्स टू बाय दीज गुड्स। इन गुड्स को बाय करने के लिए कंज्यूमर कुछ स्पेशल एफर्ट करे। ठीक है, परचेजिंग एफर्ट करे, तो उसे कहते हैं स्पेशलिटी गुड। जैसे लग्जरी कार है, ठीक है, आईफोन है, ब्रांडेड वॉचेस हैं, ये सब स्पेशलिटी गुड। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो आप समझ रहे होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, ये आपका मैन्युफैक्चरर है, ये कंज्यूमर है, जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए जो भी डिस्ट्रीब्यूशन
मतलब सिस्टम या चैनल फॉलो करता है, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, नाम क्या है यहाँ पे, एक वर्ड इसमें और आगे जोड़ दिया गया, एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है जहां पे मैन्युफैक्चरर जो है बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर, ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, एम, ये मैन्युफैक्चरर है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर है, और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद फिर आता है ना कंज्यूमर। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एक मिनट में इस थोड़ा सा रब कर देती हूँ इसे, एक सेकेंड। ये आपका मैन्युफैक्चरर है, फिर प्रोडक्ट गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर फिर कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाता है। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, ये वो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है जिसमें मैन्युफैक्चरर जो है एक्सक्लूसिवली, यानी हर अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटर तो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग एरियाज में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एक ही एरिया में भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कई डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें जो मैन्युफैक्चर है, वो मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो राइट है, जो अधिकार है, वो कुछ ही डिस्ट्रीब्यूटर को दे, वो कुछ एक्सक्लूसिवली एक या दो डिस्ट्रीब्यूटर को दे, तो उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी अगर आपको वो प्रोडक्ट खरीदना है तो यानी उसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना होगा, वो प्रोडक्ट जो है हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं मिलेगा, तो इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या आईफोन आपको हर जगह मिल जाएगा? नहीं, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। और भी बहुत सारे ब्रांडेड यूनिक प्रोडक्ट होते हैं जो हर जगह नहीं मिलते, एक्सक्लूसिव है वो। ठीक है, अगला क्या है, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। अगला क्या है, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग? डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सपोर्ट मतलब जानते हैं ना, जैसे एक कंट्री है, ठीक है, ये एक कंट्री है, ये एक दूसरी कंट्री में अपने सामान जो है एक्सपोर्ट कर रही है, तो एक्सपोर्ट करने में बहुत सारे तरीके होते हैं। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में मतलब क्या है, यहाँ का जो एक्सपोर्टर है वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है। ठीक है, जो भी फॉरेन बायर है, फॉरेन कंट्री में जो भी बायर है वहां तक डायरेक्ट पहुंचा रहा है, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। हमारा सामान यहां से यहाँ डायरेक्ट एक्सपोर्ट हुआ है, बीच में कोई भी इंटरमीडियरी नहीं है, ना यहाँ इस कंट्री का कोई इंटरमीडियरी है, ना इस कंट्री का इंटरमीडियरी है। डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से जो भी बायर है फॉरेन कंट्री में वहां तक डायरेक्ट जा रहा है विदाउट एनी इंटरमीडियरी, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। तो इसमें क्या होता है, एक्सपोर्टर का ज्यादा कंट्रोल होता है ओवर द मार्केटिंग। हाँ ठीक है, एक्सपोर्टर का ज्यादा कंट्रोल होता है, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी पे। तो चलिए फिर सेक्शन बी पे चलते हैं। तो सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है, आपको 3 करने हैं, हर क्वेश्चन 7 नंबर का है। ठीक है, हर क्वेश्चन 7 नंबर का है, 3 क्वेश्चन करने हैं, तो 21 नंबर का है सेक्शन बी। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि डेवलप द मार्केटिंग मिक्स ऑफ पर्सनल केयर प्रोडक्ट विद सुटेबल एग्जाम्पल। कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, उसका आपको मार्केटिंग मिक्स डेवलप करना है, एक एग्जाम्पल लेते हुए आपको समझाना है। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स मतलब जानते हैं ना, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, डिटेल में आपको पढ़ाया है 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। 4 पीस क्या होते हैं? पहला होता है प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, दीज आर द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस होते हैं। तो पर्सनल केयर प्रोडक्ट को लेते हुए आपको समझाना है, डेवलप करना है 4 पीस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या आता है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो पर्सनल केयर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या क्या हो सकता है? सोप हो सकता है, शैम्पू हो सकता है, टूथपेस्ट, क्रीम, डिओड्रेंट। ठीक है, ये सब हो सकते हैं पर्सनल केयर के प्रोडक्ट। तो आपके प्रोडक्ट जो होता है ना, पहला जो मार्केटिंग मिक्स होता है, उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है ये जो लेबलिंग होता है, पैकेजिंग होती है प्रोडक्ट की, ये सब इसमें आती है। तो आपने देखा होगा ये जो जितने भी प्रोडक्ट है ना, शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट, ये जो टूथपेस्ट है आपका, डिओड्रेंट है, इन सब की पैकेजिंग आपने देखी होगी, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही आई कैचिंग होती है। प्लस इसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो कोशिश होती है कि स्किन फ्रेंडली हो, हर्बल प्रोडक्ट हो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज हो इसमें। ठीक है, एंड इसमें काफी वैरायटी भी होती है, ऑयली स्किन के लिए अलग, ड्राई स्किन के लिए अलग, सेंसिटिव स्किन के लिए अलग, और अगर कोई फ्रेग्रेंस वाला प्रोडक्ट है तो फ्रेग्रेंस भी कई कई अलग अलग डिफरेंट टाइप की फ्रेग्रेंस अवेलेबल होती है। तो ये सब डिजाइन किया जाता है प्रोडक्ट में। पहला जो मार्केटिंग मिक्स में है प्रोडक्ट, उसमें ये सारी चीजें अलग अलग प्रोडक्ट के लिए डिजाइन की जाती हैं। ठीक है, जैसे आपने किसी भी सोप का एग्जांपल देख लें, सोप अलग अलग फ्रेग्रेंस के आते हैं, अलग अलग कलर्स के आते हैं, अलग अलग स्किन टाइप के आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट। अगला जो पी है मार्केटिंग मिक्स का, दैट इज प्राइस। आप जानते हैं प्राइसिंग भी तो अलग होती है, डिपेंड करती है ब्रांड इमेज क्या है, जो प्रोडक्ट है उसकी ब्रांड इमेज के हिसाब से मार्केट में किस टाइप का कंपटीशन है, प्लस उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्लस उस प्रोडक्ट का जो टारगेट सेगमेंट है, यानी वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में किस सेगमेंट के लिए वो प्रोडक्ट
बनाया गया है उसको ध्यान में रख के प्रोडक्ट की प्राइसिंग की जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखे जाते हैं जब भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग की जाती है। आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट जो है प्रीमियम क्लास के लिए होते हैं, लग्जरी ब्रांड्स के होते हैं, जैसे निविया के प्रोडक्ट की बात करें, लग्जरी ब्रांड के प्रीमियम प्रोडक्ट हैं तो उनकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है, जबकि कुछ प्रोडक्ट जो है वो कॉमन मैन के लिए, जनरल पीपल के लिए होते हैं तो उनकी बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस रखी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्राइसिंग में आती है। तीसरा जो पी है मार्केटिंग मिक्स का, दैट इज प्लेस। प्लेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, यानी वो प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा कैसे, मैन्युफैक्चरर ने बना तो दिया, अब वो कॉमन पीपल कंज्यूमर तक पहुंचेगा कैसे, तो बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं वो इसी में आते हैं। तो पर्सनल केयर प्रोडक्ट के अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें तो हम जानते हैं बहुत सारे हैं, हमें सुपरमार्केट में मिल जाते हैं पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, रिटेल स्टोर में मिल जाते हैं, फार्मेसी की दुकान पे भी आपको पर्सनल केयर के प्रोडक्ट मिलेंगे, ब्यूटी स्टोर्स पे मिलते हैं, अब तो ऑनलाइन नाइका, अमेजॉन, ब्लिंकिट पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली ऑनलाइन जो है ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकते हैं। ठीक है, अब चौथा क्या है, चौथा पी, चौथा और लास्ट जो पी है मार्केटिंग मिक्स का, दैट इज प्रमोशन। ठीक, कंज्यूमर को अवेयर जब तक नहीं होगा कंज्यूमर, ठीक है, हमें जब तक पता नहीं होगा कि ये नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, हम कैसे खरीदेंगे, तो उसका प्रमोशन करना बहुत जरूरी है ना। कस्टमर को अवेयर कराना उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट के फीचर के बारे में, प्राइस के बारे में, ये सब बहुत जरूरी है ना। तो वही है प्रमोशन। तो प्रमोशन के बहुत सारे टूल हैं, टीवी के थ्रू प्रमोशन होता है, आप देखते हैं टीवी में बहुत सारे ऐड आते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐड आते हैं, इवन ये यूट्यूब पे आप देख रहे हैं वीडियो, यहाँ पे भी बहुत सारे ऐड आ रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी होते हैं जो प्रोडक्ट इंडोर्समेंट करते हैं, प्रोडक्ट पे बहुत सारा डिस्काउंट या ऑफर दिया जाता है, वो भी एक प्रमोशन का टूल है, प्रोडक्ट का फ्री सैंपल बांटे जाते हैं, वो भी एक प्रमोशन का टूल है। ठीक है, तो प्रमोशन के ये सारे टूल हो सकते हैं पर्सनल केयर प्रोडक्ट में। ठीक है, तो दीज आर द 4 पीज ऑफ मार्केटिंग इन केस ऑफ पर्सनल केयर प्रोडक्ट के केस में, ये 4 पी इस तरीके से डिसाइड होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो सेक्शन बी का है, दैट इज व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर इन द परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट, लॉन्ग लाइफ स्पैन। ओके, आपको बताना है कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर, यानी हमारे बिहेवियर को कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं जब हम कोई ड्यूरेबल गुड्स खरीद रहे हो। ठीक है, हमारे बाइंग बिहेवियर को इम्पैक्ट डालने वाले, जब हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट मतलब जो लंबे समय के लिए हम जो खरीदते हैं। देखिए, एक होता है एफएमसीजी प्रोडक्ट। एफएमसीजी प्रोडक्ट मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो हर महीने राशन का सामान आ रहा है ना, राशन प्लस ग्रोसरी, और जैसे नहीं वही सोप, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सब जो आ रहा है ये एफएमसीजी होता है। ठीक है, हर महीने खरीदते हैं, बेसिक चीजें, क्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, ये सब चीजें। और कुछ चीजें क्या होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स, लंबे समय के लिए हम खरीदते हैं। टीवी क्या डेली डेली खरीदते हैं, नहीं, टीवी हुआ, एसी हुआ, फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, ये सब ड्यूरेबल गुड्स हैं। तो आपको इसमें बताना है कौन कौन से फैक्टर होते हैं। एक बार स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, बहुत ज्यादा गूंज दिया मैंने। हाँ, तो आपको बताना है कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को जब वो खरीदने जा रहा हो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड। जब हम कोई एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बड़े बड़े सामान, ड्यूरेबल गुड्स खरीदने जा रहे हैं, तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारे बाइंग बिहेवियर को इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहला जो फैक्टर इम्पैक्ट डालता है दैट इज कल्चरल फैक्टर। इसमें आपका फर्नीचर वगैरह भी आता है, फर्नीचर आता है, अप्लायंसेज आते हैं। तो पहला फैक्टर जो हमारे बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर को इम्पैक्ट डालता है वो है कल्चरल फैक्टर, यानी हमारा कल्चर कैसा है, हमारा ट्रेडिशन क्या है, हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है, हमारे सोशल नॉर्म्स क्या हैं, वो सब ध्यान में रखते हैं ना जब हम कोई फर्नीचर वगैरह खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, हम डाइनिंग टेबल खरीदने जा रहे हैं, सोफा खरीदने जा रहे हैं, तो हमारा कल्चर कैसा है, हमारा कल्चर क्या जमीन पे बैठ के खाना खाने का है, तो शायद हम डाइनिंग टेबल नहीं खरीदेंगे, या शायद हम लो हाइट वाला डाइनिंग टेबल खरीदेंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई फर्नीचर खरीदने में भी हमारा ट्रेडिशन कैसा है, कल्चर कैसा है, सोशल नॉर्म कैसे हैं, ये सब हम ध्यान में रखते हैं। दूसरा जो फैक्टर इंपैक्ट डालता है दैट इज सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर मतलब हमारी फैमिली कैसी है, इसका भी तो ध्यान रखा जाता है। हम टीवी खरीद रहे हैं तो हम टीवी क्या रूम के लिए खरीद रहे हैं या कॉमन स्पेस के लिए टीवी खरीद रहे हैं, उसी के हिसाब से हम साइज देखेंगे ना टीवी का। ठीक है, हमारे फैमिली का, फ्रेंड का, प्लस सोशल स्टेटस क्या है, इन सब का हम ध्यान रखते हैं जब हम ऐसे बड़े बड़े आइटम जैसे रेफ्रिजरेटर हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, ये सब खरीदते हैं। हमारी फैमिली क्या न्यूक्लियर फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, ये हम जरूर ध्यान में रखेंगे जब हम वॉशिंग मशीन खरीदेंगे, क्योंकि वॉशिंग मशीन की साइज
जो उसकी कैपेसिटी होती है, अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो छोटी वॉशिंग मशीन भी चल जाएगी, बट अगर ज्वाइंट फैमिली है तो वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। ऐसी रेफ्रिजरेटर की भी कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, सोशल फैक्टर्स हैं, ये भी बाइंग बिहेवियर को इम्पैक्ट डालते हैं। अगला क्या है, पर्सनल फैक्टर भी डालते हैं, जैसे मेरी एज क्या है, मैं किस प्रोफेशन में हूं, मेरा इनकम लेवल क्या है, मेरी लाइफ स्टाइल क्या है, ये सब भी तो इम्पैक्ट डालेगा जब मैं सामान खरीदने जाऊंगी। ठीक है, मैं किस प्रोफेशन की हूँ उसके हिसाब से शायद मैं गाड़ी खरीदूंगी। ठीक है, उसके हिसाब से अपना व्हीकल खरीदूंगी। मेरा इनकम लेवल क्या है, इसके हिसाब से खरीदूंगी। मुझे लाइफ स्टाइल में मतलब मुझे किस टाइप का शौक है, किस टाइप के प्रोडक्ट का, उसके हिसाब से मैं सामान खरीदूंगी। ठीक है, प्लस एज क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो ये बेसिक है, ये तो आप जैसे नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। अगला क्या है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, ये भी हमारे बाइंग बिहेवियर को इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे मोटिवेशन क्या है, मेरा परसेप्शन क्या है, यानी क्या एटीट्यूड है, क्या परसेप्शन है, क्या लर्निंग है टुवर्ड द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मेरा परसेप्शन है कि आ, किसी भी चीज को, कि जो माइक्रोवेव एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मेरा ऐसा परसेप्शन है कि माइक्रोवेव इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ऐसा मेरा परसेप्शन है, ठीक है, तो शायद मैं माइक्रोवेव नहीं खरीदूंगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपका मोटिवेशन क्या है, क्यों खरीद रहे हैं, इसके पीछे मोटिवेशन क्या है, परसेप्शन क्या है, लर्निंग क्या है, ये सब भी इंपैक्ट डालता है। अगला इकोनॉमिक फैक्टर, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस तो बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, मैं कितना पैसा दे सकती हूँ सामान को खरीदने के लिए, प्लस उस सामान पे क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट होते हैं, हम एक बार में लमसम अमाउंट देके नहीं खरीद सकते हैं, जैसे कार वगैरह है, महंगे प्रोडक्ट हैं, हम शायद एक बार में नहीं खरीद सकते, बट अगर क्रेडिट फैसिलिटी उस पर अवेलेबल है तो हम खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इकोनॉमिक फैक्टर हैं, ये भी इंपैक्ट डालते हैं। अगला क्या है, मार्केटिंग फैक्टर, जैसे ब्रांड इमेज क्या है, पैकेजिंग क्या है, ठीक है, सेल्स प्रमोशन क्या है, ठीक है, सेल्स प्रमोशन किस तरीके से हो रहा है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी प्रोवाइड की जा रही है, तो ये सारे फैक्टर भी ध्यान में रखता है कंज्यूमर। आफ्टर सेल सर्विस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े जो प्रोडक्ट होते हैं उनपे हमने खरीद तो लिया, उसके बाद उसकी सर्विसिंग वगैरह की जब बात आती है तो सर्विस सेंटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं जब कंज्यूमर सामान खरीदने जाता है, तो ये भी एक फैक्टर है जो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो ये 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप आसानी से खुद से भी लिख सकते हैं। एक बार रिवाइज कराती हूँ, कल्चरल फैक्टर हुआ, सोशल फैक्टर हुआ, पर्सनल फैक्टर हुआ, साइकोलॉजिकल फैक्टर हुआ, इकोनॉमिक फैक्टर हुआ और मार्केटिंग फैक्टर हुआ। तो ये सारे फैक्टर इंपैक्ट डालते हैं कंज्यूमर को जब वो ड्यूरेबल गुड्स खरीदने जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइसिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस। जो प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करना है और उसका सिग्निफिकेंस बताना है। तो देखिए, प्राइस अलग होता है, प्राइसिंग अलग होती है। प्राइस मतलब जान रहे हैं ना, प्रोडक्ट जिस प्राइस पे, जिस वैल्यू पे मार्केट में सेल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइस। ठीक है, प्राइसिंग क्या है, प्राइसिंग मतलब वो प्रोसेस जिसके तहत वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है कि कस्टमर कितना मतलब पे कर सकता है इस प्रोडक्ट के लिए, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है प्राइसिंग। प्राइसिंग, ठीक है, तो प्राइसिंग क्या है, प्राइसिंग वो प्रोसेस है ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू। प्राइसिंग प्रोसेस है जिसके तहत वैल्यू डिटरमाइन की जाती है कि कस्टमर मस्ट पे फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए कस्टमर को वो पे करना है, दैट इज कॉल्ड प्राइसिंग। ठीक है, अब एक बात है, मैंने आपको 4 पीस ऑफ मार्केटिंग बताया था ना, तो उसमें हमने बात की थी 4 पीस क्या क्या है, एक है प्रोडक्ट, प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, ये 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है। अब इसमें एक खास बात ये है कि इन 4 पीस में केवल प्राइस ही ऐसा एलिमेंट है विच जनरेट रेवेन्यू। ठीक है, जो 4 पीस है मार्केटिंग में, इसमें प्रोडक्ट जो है ये इट इंक्लूड्स कॉस्ट, इसमें कॉस्ट खर्चा होता है, प्लेस में भी खर्चा है, प्रमोशन में भी खर्चा है, लेकिन प्राइस जो है इट जनरेट रेवेन्यू, ये रेवेन्यू जनरेट करता है। तो दिस इज द ओनली एलिमेंट इन मार्केटिंग मिक्स विच जनरेट रेवेन्यू, जबकि बाकी सब क्या है, कॉस्ट है। तो ये खास बात है। तो प्राइसिंग क्या है, प्राइसिंग वो प्रोसेस है जिसके तहत प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन की जाती है, मतलब कितनी वैल्यू कस्टमर, मतलब क्या प्राइस कस्टमर पे कर सकता है टू गेट दैट प्रोडक्ट या सर्विसेज। अब ये प्राइसिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस है प्राइस की। प्राइस, सही प्राइस डिटरमाइन करना, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला है कि रेवेन्यू जनरेशन। ठीक है, आप जानते हैं सही प्राइस डिटरमाइन होती है, या जो प्राइस होती है वही एक्चुअली में तो रेवेन्यू जनरेट करती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन का इनकम कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, ये प्राइस ही तो डिसाइड करता है।
ठीक है। दूसरा क्या है, मार्केट पोजिशनिंग। मार्केट पोजीशनिंग एक तरीके से जो प्राइस होती है ना, वो प्रोडक्ट को पोजीशन करता है मार्केट में, ठीक है, कि वो प्रोडक्ट क्या इकोनॉमिक क्लास का प्रोडक्ट है, लग्जरी क्लास का प्रोडक्ट है या प्रीमियम क्लास का प्रोडक्ट है। ये किससे डिटरमाइन होता है, उसकी प्राइस से। तो एक तरीके से ब्रांड पोजीशनिंग के लिए भी प्राइसिंग डिसाइड होती है, ठीक है। जैसे इसके बहुत सारे खैर एग्जाम्पल हैं। आप जानते होंगे टाटा की नैनो गाड़ी आई थी, ठीक है, उसकी प्राइस काफी इकोनॉमिकल, काफी कम रखी गई थी, ठीक है। तो दरअसल नैनो बाद में मार्केट में नहीं चल पाई, फेल हो गई, इतनी ज्यादा उसकी सेल नहीं हुई क्योंकि उसकी पोजीशनिंग गलत हो गई। वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया थी, प्राइसिंग भी कॉमन पीपल को ध्यान में रख के की गई, लेकिन इसकी जो पोजीशनिंग हुई मार्केट में ना, वो बहुत गलत तरीके से हो गई। तो जिसकी वजह से प्रोडक्ट मतलब फेल हो गया। तो इसीलिए मतलब मार्केट में प्रोडक्ट की जो पोजीशनिंग है कि वो प्रोडक्ट किस मतलब उसकी कस्टमर की नजरों में क्या वैल्यू है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्राइस ये चीज डिसाइड करती है, ठीक है। अगला जो तीसरा सिग्निफिकेंस है प्राइस का, वो क्या है, इन्फ्लुएंस डिमांड। डिमांड को भी इन्फ्लुएंस करता है ना प्राइस। आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ डिमांड आपके सिलेबस में भी है इस बार, इकोनॉमिक्स मैनेजरियल इकोनॉमिक में। तो आपने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड। तो आप जानते हैं कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद डिमांड, मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी, ऐसे ही होता है ना। तो लोअर द प्राइस इंक्रीज द डिमांड, हायर द प्राइस रिड्यूस द डिमांड, ठीक है। तो जो आपकी प्राइस होती है वो आप प्रोडक्ट के डिमांड को भी इंपैक्ट डालती है। अगला क्या है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, यानी अगर सही प्राइसिंग आपने अपने प्रोडक्ट की सेट की है तो ये कंपनी, तो आपकी कंपनी जो है आसानी से मार्केट में compete कर पाती है कॉम्पिटिटर के साथ, ठीक है। अगला क्या है, कस्टमर्स परसेप्शन। प्राइस जो है ये भी डिटरमाइन करती है कि परसीव्ड क्वालिटी एंड ब्रांड वैल्यू। देखिए प्राइस को देख के कस्टमर एक टाइप का परसेप्शन नहीं बना लेता है। जैसे अगर प्राइस बहुत लो भी रहेगी ना, तो कस्टमर पहले ही सोचेगा बहुत चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इसीलिए इतनी कम प्राइस रखी है, ठीक है। तो एक तरीके से ब्रांड वैल्यू या परसीव क्वालिटी भी कंज्यूमर परसीव करता है, तो इसीलिए प्राइसिंग बहुत सोच समझ के डिसाइड की जाती है। अगला क्या है, इफेक्ट सर्वाइवल। नो डाउट प्राइसिंग जो है इफेक्ट करता है सर्वाइवल ऑफ द फर्म इन द कॉम्पिटेटिव मार्केट। कॉम्पिटेटिव मार्केट में फर्म सर्वाइव कर पाए उसके लिए सही प्राइसिंग का होना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो ऐसी प्राइस सेट कर दी कि कंपनी की कॉस्ट भी नहीं निकल पा रही है, ठीक है। तो इसीलिए प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए फैक्टर है। इसीलिए 4 P's ऑफ मार्केटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पी है प्राइस, ठीक है। इसका ये सारे सिग्निफिकेंस थे। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितने टाइप के होते हैं एक्सप्लेन करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप जानते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब किस पाथ के थ्रू प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक मूव करता है। ये है आपका प्रोड्यूसर, ठीक है, ये है आपका कंज्यूमर। सामान को यहां से लेके, सामान बन तो गया, प्रोड्यूसर ने बना दिया, पर क्या अपने पास रखने के लिए बनाया है, नहीं, उसको कंज्यूमर तक सामान को बेचना है ना, ठीक है। तो जो पाथ, द पाथ थ्रू विच गुड्स मूव, यानी गुड्स जिस पाथ के थ्रू मूव करके कंज्यूमर तक पहुंचता है उसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक। यहाँ पे कुछ 5-6 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है दैट इज जीरो लेवल चैनल। पहला है जीरो लेवल चैनल। जीरो लेवल यानी बीच में कोई नहीं है, जीरो है। प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक डायरेक्टली पहुंच रहा है, जीरो लेवल चैनल कहते हैं। बेसिकली जो कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं ना, सर्विस होते हैं, वहां पे जीरो लेवल चैनल होता है, बीच में कोई भी इंटरमीडियरी नहीं होता है। और ये जनरली ऑनलाइन ब्रांड स्टोर, आपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे स्टोर्स देखे होंगे जहां पे प्रोड्यूसर से डायरेक्टली कंज्यूमर तक सामान पहुंच रहा है। अगला क्या है, वन लेवल चैनल। वन लेवल चैनल क्या होते हैं, जहां पर बीच में एक इंटरमीडियरी होगा, ठीक है। वन लेवल चैनल, प्रोड्यूसर ने रिटेलर को भेजा, रिटेलर ने फिर रिटेलर से कंज्यूमर ने खरीदा, ठीक है। तो इसे वन लेवल चैनल कहते हैं। ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह, वो इसमें आते हैं। अगला होता है टू लेवल चैनल। टू लेवल चैनल में क्या होता है, बीच में दो लोग होते हैं। प्रोड्यूसर ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने फिर जाके कंज्यूमर ने फिर दुकान से खरीदा, रिटेलर से खरीदा। तो इसे कहते हैं टू लेवल चैनल। होलसेलर रिटेलर इसमें बीच में आते हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अगला क्या है, थ्री लेवल चैनल। थ्री लेवल चैनल में क्या आएगा, एक एजेंट भी बीच में आ जाएगा। पहले क्या है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ने सामान बेचा एजेंट को, एजेंट ने किसको दिया, होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, फिर कस्टमर जो है रिटेलर से सामान खरीदेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं थ्री लेवल चैनल।
ठीक है, जब मार्केट बहुत बड़ा हो, सामान को बहुत दूर दूर तक पहुंचाना है हो, तब ये 3 लेवल चैनल फॉलो किया जाता है। ठीक है, फिर एक और चैनल होता है डुअल डिस्ट्रीब्यूशन। डुअल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मल्टीपल चैनल साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, ऑनलाइन भी सामान बिक रहा है, रिटेल के थ्रू भी बिक रहा है, तो ये क्या होता है, डुअल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द मार्केटिंग चैनल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन सेक्शन बी का क्या है, डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी है। देखिए अभी तक हमने पढ़ा डोमेस्टिक मार्केटिंग, यानी किसी कंट्री के अंदर ही हमें मार्केटिंग करनी है, बट अगर फॉरेन कंट्री में हमें सामान बेचना है, बाहर बेचना है, ठीक है, तो फिर इंटरनेशनल मार्केटिंग आता है। तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होगा दैट इज मार्केट रिसर्च। सबसे पहले तो मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि फॉरेन मार्केट जो है उसकी कंडीशंस क्या है, वहां की कस्टमर की नीड क्या है, ठीक है, वहां पे कंपटीशन क्या है। अगर मैं यूएस में सामान बेचना चाह रही हूँ, ठीक है, तो वहां का फॉरेन मार्केट कैसा है, वहां के कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, वहां पे कंपटीशन कैसा है, वहां का कल्चर कैसा है, वहां का लीगल सिस्टम, रूल रेगुलेशन मुझे पता होने चाहिए। ठीक है, तभी तो हो पाएगा ट्रेड वहां पे। दूसरा फिर क्या होगा, मार्केट सिलेक्शन। ठीक है, वैसे एक चीज है, मैं डायरेक्टली तो ये डिसाइड कर लूंगी कि इस पर्टिकुलर कंट्री में मैं सामान बेचूंगी, मुझे 3-4 या जितना भी मैं स्टडी कर पाऊं, मुझे अलग अलग कंट्रीज की स्टडी करनी पड़ेगी, मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप यही है, स्टडी द फॉरेन मार्केट। मैं, मेरी ये कंट्री है डोमेस्टिक कंट्री, ठीक है, इंडिया, ठीक है, अब मुझे फॉरेन मार्केट में एंटर करना है, तो फिर आसपास की जितनी कंट्रीज हैं, आसपास की या जितनी भी फॉरेन कंट्री में मैं एंटर करना चाहती हूँ, तो उन सब की मुझे क्या करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। तो वही है मार्केट रिसर्च। फिर दूसरा स्टेप क्या है, मार्केट सिलेक्शन। अब क्या करना पड़ेगा, उन सब में जो बेस्ट कंट्री है उसे चूज करना होगा। डिपेंड करेगा कि डिमांड, इन पर्टिकुलर कंट्री में डिमांड क्या है, कंपटीशन कैसा है, एंट्री की फिजिबिलिटी क्या है। एंट्री फिजिबिलिटी मतलब कितने आसानी से हम इंटर कर सकते हैं इन कंट्रीज में, अपने सामान को बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये हम दूसरा स्टेप ये होगा। तीसरा स्टेप क्या होगा, एंट्री की स्ट्रेटजी। अब आपको मैंने पढ़ाया है कि फॉरेन मार्केट में अगर फॉरेन कंट्री में ट्रेड करना है तो इंटर होने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक्सपोर्टिंग के थ्रू आप इंटर कर सकते हैं, लाइसेंसिंग कर सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं, फ्रेंचाइजिंग कर सकते हैं, एफडीआई कर सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम फॉरेन कंट्री में ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं, तो हमें इसकी स्टडी करनी होगी कि इनमें से कौन सा तरीका हम यूज करेंगे। उसके बाद चौथा क्या है, प्रोडक्ट एडेप्टेशन। क्या हमारा प्रोडक्ट जैसा इंडिया में बिक रहा है वही क्या फॉरेन में बिक जाएगा? नहीं, हर जगह का लोगों का टेस्ट, प्रेफरेंस, कल्चर सब कुछ अलग होता है, तो हमें शायद अपने प्रोडक्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी करना पड़े। आप जानते हैं बहुत सारे फॉरेन के जो प्रोडक्ट हैं इंडिया में अगर बिक रहे हैं, तो इंडिया में उन प्रोडक्ट को इंडियन कल्चर के हिसाब से अडॉप्ट किया गया है। आप जानते हैं मैकडोनल्ड वगैरह जो है, वो फॉरेन में उसमें कुछ पोर्क और बाकी चीजें भी होती है, नॉनवेज में कुछ और भी चीजें ऐड ऑन होती है, बट इंडिया में ये सब नहीं होता। इंडिया में कुछ चिकन वगैरह अवेलेबल है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज कल्चर, उस कंट्री का कल्चर वगैरह क्या है। ठीक है, लेबलिंग, पैकेजिंग के रूल वगैरह क्या है, ठीक है, फॉरेन कस्टमर की नीड क्या है, इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को अडेप्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है थोड़ा सा। फिर अगला स्टेप क्या करना पड़ेगा, प्राइसिंग डिसीजन। ठीक है, शिपिंग की क्या कॉस्ट आएगी, टैरिफ क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन क्या है, इन सारी बातों को ध्यान में रख के फिर हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करेंगे। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन लेंगे कि अब हम अपना प्रोडक्ट फॉरेन कंट्री में जो बेचेंगे, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, फॉरेन के डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट के थ्रू होगा या लॉजिस्टिक पार्टनर होंगे या चैनल्स कौन से हम यूज करेंगे, वो डिसीजन लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें प्रमोशन स्ट्रेटेजी भी डिसाइड करनी होगी, यानी अपने प्रोडक्ट का हम एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से करेंगे। जब तक लोगों को बताएंगे नहीं हमारा सामान बिकेगा कैसे, तो एडवर्टाइजमेंट की जो स्ट्रेटेजी है वहां के कल्चर के हिसाब से, वहां की लैंग्वेज के हिसाब से, प्लस ग्लोबल ट्रेंड के हिसाब से हम प्रमोशन स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन भी तो बनाने होंगे, लीगल कंप्लायंसेस भी तो फॉलो करने होंगे, तो वो सब हम कंप्लीट करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉ को ध्यान में रख के। एंड उसके बाद क्या करेंगे, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। उसके बाद हम अपना जो भी हमारी परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट करते रहेंगे और जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते रहेंगे। तो ये सारे स्टेप करने होते हैं अगर इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी है तो। ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। आ जाते हैं अब सेक्शन सी पे। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चलूंगी क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने डिटेल में पढ़ाया है अपने वीडियोस में, मैंने आपको प्लेलिस्ट दिखा दी है,
तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही चलेंगे अब, ठीक है। दो दो क्वेश्चन है, आपको एक एक करना है, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक। 7 नंबर का है तो डिटेल में लिखना है। चलिए इसमें क्या है, 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स एंड नीड एंड डिमांड इन डिटेल। यानी नीड एंड डिमांड आपको पहले तो एक्सप्लेन करना है डिटेल में, एंड उसके बाद इसके टाइप्स बताने हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं, मार्केटिंग में शायद सेकंड लेक्चर में ही मैंने डिटेल में बताया है कि नीड क्या होती है, वांट क्या होती है, डिमांड क्या होती है, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए नीड क्या है, बेसिक जरूरत, रोटी कपड़ा मकान हमारी बेसिक जरूरत है, ये है नीड, जो बहुत जरूरी है फॉर सर्वाइवल, ठीक है, दिस इज नीड। वांट मतलब इच्छा, ठीक है, हम बेसिक रोटी सब्जी से भी अपना पेट भर सकते हैं, और पिज्जा अगर हमें मिल जाए, ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारी वांट है। वांट मतलब प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। तो नीड इज बेसिक थिंग, प्रेफरेंस मतलब हमारी मतलब वांट मतलब हमारी इच्छा है कि ये मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए, कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, ये इच्छा है, वांट है ये, ठीक। अगला है डिमांड। डिमांड बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आप इकोनॉमिक्स में ही पढ़ेंगे। डिमांड क्या होता है, डिमांड में दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक होता है एबिलिटी टू पे, यानी परचेजिंग पावर आप में होना चाहिए। दूसरा विलिंगलीनेस टू पे करने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। तब हम कहते हैं, अगर ये दोनों चीज है तब हम कहते हैं प्रोडक्ट की डिमांड है, ठीक है। हमारे अंदर परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, हम खरीद सकें ऐसी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, प्लस हमारे हमारे अंदर विलिंगलीनेस भी होनी चाहिए, ठीक है, वो इच्छा भी होनी चाहिए पे करने की, ठीक, हमें प्रोडक्ट की जरूरत भी हो। ये अगर दोनों चीजें हैं तब हम कहते हैं प्रोडक्ट की डिमांड है, ठीक है। जैसे अगर मुझे आईफोन चाहिए, ठीक है, तो ये केवल मेरी विलिंगलीनेस है, मेरी इच्छा है आईफोन की, ठीक है। बट इफ आई डोंट हैव परचेजिंग पावर, अगर मुझे आईफोन खरीदने की क्षमता नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, तब इसको डिमांड में कंसीडर नहीं किया जाएगा कि आईफोन की डिमांड है। डिमांड तभी होती है जब ये दोनों चीजें फुलफिल हो, ठीक है। बैक बाय द एबिलिटी टू पे, यानी समर्थ भी होना चाहिए पे करने का, प्लस मेरी इच्छा भी होनी चाहिए, दोनों चीजें, तभी हम कहते हैं कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो डिमांड इज अ वांट बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एंड विलिंगलीनेस टू पे, यानी डिमांड में वांट भी होनी चाहिए, यानी मैं चाहती भी हूं खरीदना, प्लस मेरे अंदर परचेजिंग पावर यानी एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए, तब हम कहते हैं किसी प्रोडक्ट की डिमांड है। या देखिए इसमें एक और चीज हो सकती है कि मैं पे तो कर सकती हूँ पर मेरी इच्छा ही नहीं है आईफोन खरीदने की, तो उसको डिमांड नहीं कहेंगे। परचेजिंग पावर तो है, खरीद सकती हूँ, बट मेरी इच्छा नहीं है, तो उसे परचेजिंग पावर नहीं कहेंगे। या मैं खरीदना तो चाहती हूँ बट मेरे पास एबिलिटी नहीं है, इतना पैसा ही नहीं है, तो उसको भी डिमांड नहीं कहेंगे। डिमांड कब होगी, जब ये दोनों चीजें होंगी, तभी उसको कहते हैं डिमांड। और ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ नीड। नीड कितने टाइप की होती है, उसके बाद हम देखेंगे डिमांड कितने टाइप की होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ नीड। नीड कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की होती है। पहली क्या है, स्टेटेड नीड। स्टेटेड नीड मतलब जो भी कंज्यूमर ने स्टेटेड यानी बोल के एक्सप्लिसिटली आस्क फॉर, कंज्यूमर ने जो बोल के बोला है कि मुझे लो प्राइस का फोन दिखा दो, मुझे वो चाहिए, तो ये स्टेटेड नीड है। दूसरा क्या है, रियल नीड। रियल नीड मतलब क्या है, इस स्टेटेड नीड के पीछे की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसको कहते हैं असली में कस्टमर को क्या चाहिए। कस्टमर को चाहिए ड्यूरेबिलिटी, की लंबे समय तक फोन चले और उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो, ठीक है, ये है रियल नीड। अनस्टेटेड नीड क्या है, एक्सपेक्टेशन, जो मैंने बोला नहीं है बट मेरी, अगर मैं कंज्यूमर हूं, ठीक है, मैंने बोला नहीं है बट मेरी इच्छा है, एक्सपेक्टेशन नहीं, मैंने बोला नहीं है बट मेरी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, मेरी ऐसे आपसे एक्सपेक्टेशन है। जैसे आफ्टर सेल सर्विस, जैसे मैंने आपसे सामान खरीदा है, तो अगर सामान में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है। अगला क्या है, डिलाइट नीड। डिलाइट नीड मतलब क्या है कि कस्टमर कुछ सरप्राइज हो जाए, ठीक है, जैसे अगर प्रोडक्ट के साथ हमें कुछ फ्री एक्सेसरीज भी मिल जाए, तो ये डिलाइट नीड, ठीक है। अगला क्या है, सीक्रेट नीड। सीक्रेट नीड मतलब क्या है कि जो कस्टमर ने एक्सप्रेस नहीं किया है, बोला नहीं है मुंह से, लेकिन भाई ये भी इच्छा, ये भी जरूरत पूरी हो जाए। जैसे हम कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट कैरी करते हैं तो क्या होता है, एक स्टेटस मतलब हमारा मेंटेन होता है ना, वही है वांटिंग स्टेटस थ्रू ब्रांड नेम, तो ये क्या है, सीक्रेट नीड है। तो इतने टाइप की नीड होती है। अब डिमांड की बात करें तो फिलिप कॉटलर ने डिफाइन किया है 8 तरीके की डिमांड होती है। फिलिप कॉटलर की बहुत फेमस बुक है मार्केटिंग मैनेजमेंट की, उसमें उन्होंने बताया है डिमांड 8 तरीके की होती है। पहला क्या है, निगेटिव डिमांड। निगेटिव डिमांड मतलब जब कस्टमर जो है किसी प्रोडक्ट को डिसलाइक करे या उस प्रोडक्ट को अवॉइड करे, तो उसे कहते हैं निगेटिव डिमांड। जैसे
हम एग्जाम्पल भी सबका बताऊंगी, जैसे डेंटल ट्रीटमेंट है या वैक्सीन है, हम चाहते नहीं है ना, ठीक है। दूसरा क्या है, नो डिमांड। नो डिमांड मतलब हम अवेयर ही नहीं है, कस्टमर को पता ही नहीं है, ठीक है, वो अनइंटरेस्टेड है, तो इसको कहेंगे नो डिमांड, डिमांड नहीं है। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो कुछ पर्टिकुलर कोर्स है वो लेना ही नहीं चाह रहा है, तो उसकी डिमांड ही नहीं है, अनअवेयर भी है, अनअवेयर हो शायद वो, या इंटरेस्टेड ना हो। अगला क्या है, लेटेंट डिमांड, यानी कस्टमर की वांट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो उस डिमांड को पूरी कर सके, ठीक है। जैसे पॉल्यूशन फ्री व्हीकल, लेकिन अब तो ईवीज आ गए हैं, जब ईवीज नहीं आए थे तो पॉल्यूशन फ्री व्हीकल कस्टमर चाहते तो थे, लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं था मार्केट में, ठीक है। अगला क्या है, डिक्लाइनिंग डिमांड, यानी वो डिमांड जो समय के साथ क्या है, घटती जा रही है। जैसे डीवीडी खत्म हो चुका है, न्यूज़पेपर की डिमांड घटती जा रही है। अगला क्या है, इरेगुलर या सीजनल डिमांड, यानी वो डिमांड जो सीजन के साथ, टाइम के साथ, अकेजन के साथ वेरी करती है। जब मानसून आ जाता है तो छाता हम खरीदते हैं, गर्मी आ जाती है एसी खरीदते हैं, ठीक है, छुट्टियां आ जाती हैं टूरिज्म चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, इरेगुलर डिमांड। अगला क्या है, फुल डिमांड। फुल डिमांड मतलब जितनी सप्लाई उतनी कंज्यूमर की, कस्टमर की डिमांड, तो ये फुल डिमांड, ठीक है। ओवर फुल डिमांड मतलब क्या है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है। जैसे कुछ लिमिटेड एडिशन जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनकी डिमांड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो कुछ ही लिमिटेड एडिशन है, कुछ ही है, तो वो क्या है, ओवरफुल डिमांड। अगला क्या है, अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड मतलब जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो डिमांड होती है अनहोलसम, जैसे सिगरेट हुआ, अल्कोहल हुआ, ये सब, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज पूछी गई थी ना, क्या जरूरत है, ये जो नीड एंड डिमांड है इसको समझने की क्या जरूरत है, तो बहुत ही जरूरत है। आपने मार्केटिंग की जो बेसिक डेफिनेशन है वही पढ़ी होगी, उसमें था ना कि मार्केटिंग मतलब कस्टमर की नीड को समझना, उसकी डिमांड को समझना, ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना और उसको डिलीवर करना, ताकि कस्टमर की क्या हो, नीड सेटिस्फाई हो, ये हमने पढ़ा था ना। तो इसलिए नीड और डिमांड को समझना, नीड डिमांड वांट को समझना बहुत जरूरी है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहला आइडेंटिफाई मार्केट अपॉर्चुनिटीज, उससे मार्केट अपॉर्चुनिटी पता चलती है। अगर आप कस्टमर की नीड और डिमांड को समझते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग सुटेबल प्रोडक्ट डिजाइन कर पाते हैं, प्राइसिंग डिसीजन ले पाते हैं, कैसी प्राइस रखनी है, सेगमेंटेशन टारगेटिंग कर पाते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की इंप्रूव होता है, डिमांड फोरकास्टिंग हो पाती है, लॉन्ग टर्म कंपनी ग्रोथ के लिए भी इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है। अब मैं बता दूं, क्लास में मैं बहुत बार पूछती हूँ स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, बाद में तो बच्चे जान जाते हैं। स्टार्टिंग के लेक्चर में कि मार्केटिंग क्या है, तो बच्चे सेलिंग बताते हैं। तो याद रखिए, मार्केटिंग एंड सेलिंग दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, एंड सेलिंग जो है ना, मार्केटिंग का केवल एक स्मॉल पार्ट है। सेलिंग मतलब सामान बेचना, जबकि मार्केटिंग के अंदर में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। तो सेलिंग इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, जबकि मार्केटिंग क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड है, ठीक है। सेलिंग से क्या होती है, सेल इंक्रीज होती है, लेकिन मार्केटिंग से क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, वांट क्या है, ये हम डिटेल में समझ पाते हैं, ठीक है। सेलिंग से क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ता है थ्रू वॉल्यूम, ज्यादा से ज्यादा, चाहे जैसे बेचना है बस बेचना है, भले ही वो कस्टमर हमसे डिससेटिस्फाइड रहे, आगे पलट के दोबारा ना सामान खरीदे, तो ये सेलिंग में होता है। लेकिन मार्केटिंग में जब हम करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करके, ताकि वो कस्टमर 10 लोगों को और जाके बताए कि वो सेटिस्फाइड है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, एंड वो फिर से हमारा सामान खरीदे। जो सेलिंग है वो नैरो है, इसमें केवल सेलिंग आती है, जबकि मार्केटिंग में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन सब कुछ आता है मार्केटिंग में। सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग स्टार्ट विद प्रोडक्शन, जबकि मार्केटिंग कहां से शुरू होती है, मार्केट रिसर्च से शुरू होती है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंस थे। सेलिंग में क्या होता है, पुश द प्रोडक्ट टू कस्टमर, किसी तरीके से कस्टमर पे प्रोडक्ट को चिपका दो, उसकी तरफ पुश करो। लेकिन मार्केटिंग में अलग चीज है, मार्केटिंग में क्या है, कस्टमर की जैसी जरूरत है वैसा प्रोडक्ट डिजाइन करो, उसको डिलीवर करो, कस्टमर को सेटिस्फाई करो, ये होता है मार्केटिंग में, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर बिहेवियरल सेगमेंटेशन क्राइटेरिया। बिहेवियरल सेगमेंटेशन क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। सेगमेंटेशन तो जानते हैं, मार्केट को डिवाइड करना, ठीक है, सेगमेंटिंग पढ़ा था ना, एसटीपी, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजीशनिंग पढ़ा था ना। तो सेगमेंटेशन मतलब मार्केट को डिवाइड करना। तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन में क्या होता है, डिवाइड करते हैं कस्टमर को बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, कस्टमर के बिहेवियर के बेसिस पे, यूजेज के बेसिस पे, रिस्पॉन्स पैटर्न के बेसिस पे कस्टमर्स को डिवाइड किया जाता है।
ठीक है। एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन में ये फॉलोइंग सेगमेंटेशन के क्राइटेरिया आते हैं। सबसे पहला आता है अकेजन बेस्ड सेगमेंटेशन, ठीक है, यानी परचेजिंग जो हो रही है किन अकेजन्स पे हो रही है। आपने देखा होगा दिवाली के टाइम, बर्थडे के टाइम, ठीक है, या कुछ फेस्टिवल्स होते हैं उनपे क्या होता है, चॉकलेट वगैरह मिठाइयों की सेलिंग बढ़ जाती है, तो ये क्या है, अकेजन बेस्ड सेगमेंटेशन। अगला क्या है, बेनिफिट सेगमेंटेशन, यानी क्या बेनिफिट कस्टमर को चाहिए, उस प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट चाहिए। जैसे टूथपेस्ट की बात करें, इसके अलग अलग बेनिफिट हो सकते हैं, जैसे व्हाइटनिंग के लिए टूथपेस्ट, सेंसिटिविटी के लिए, फ्रेशनेस के लिए, तो अलग अलग बेनिफिट के हिसाब से आप कस्टमर को डिवाइड कर सकते हैं। यूजर का स्टेटस क्या है, यानी कस्टमर क्या अभी नॉन यूजर है, उसने कभी सामान यूज ही नहीं किया, या पोटेंशियल कस्टमर है कि आगे चल के यूज कर सकता है, या फर्स्ट टाइम यूजर है, उसने एक बार यूज कर लिया है, या वो रेगुलर यूजर है यानी हमेशा हमारा प्रोडक्ट खरीदता है। अगला क्या है, यूजेज रेट, उसका यूजेज रेट क्या है, लाइट यूजर है, मिडिल यूजर है, हैवी यूजर है, क्या है। लॉयल्टी स्टेटस, मतलब वो हमारा क्या लॉयल कस्टमर है या स्विचिंग कस्टमर है, ठीक है, मतलब कभी हमारा प्रोडक्ट खरीदा कभी किसी और का खरीदा, ठीक है। अगला क्या है, बायर रेडीनेस स्टेज, यानी बायर अवेयर है या इंटरेस्टेड है या डिजायर है या एक्शन है, ये कर सकते हैं। उसका एटीट्यूड क्या है हमारे प्रोडक्ट की तरफ, पॉजिटिव है, इनडिफरेंट है, निगेटिव है, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्या हो सकते हैं, ये डिफरेंट बेसिस हैं जिन पे बिहेवियरल सेगमेंटेशन है, ठीक है, जिसके बेसिस पे कस्टमर को डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, व्हाट इज कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी। कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी क्या होती है, तो कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी को CBBEV कहा जाता है। देखिए नाम क्या है, कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी, यानी वो वैल्यू, ठीक है, ब्रांड इक्विटी मतलब वो वैल्यू जो ब्रांड गेन करता है फ्रॉम कस्टमर्स परसेप्शन, फीलिंग एंड एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद द ब्रांड, यानी वो एसोसिएटेड विद द ब्रांड, यानी ब्रांड से, देखिए नाम क्या है, कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी, ठीक है, यानी वो ब्रांड इक्विटी, वो वैल्यू ऑफ ब्रांड जो कस्टमर पे बेस्ड हो। कस्टमर के किस चीज पे बेस्ड हो, कस्टमर के परसेप्शन पे, कस्टमर की फीलिंग पे, कस्टमर के एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो जब ब्रांड की वैल्यू, तो उसको कहा जाता है कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी। ये बात समझ में आई। देखिए नाम क्या है, कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी, यानी वो ब्रांड इक्विटी, यानी वो ब्रांड की वैल्यू, ठीक है, ब्रांड ने जो भी गेन की है वैल्यू बिकॉज ऑफ कस्टमर्स वैल्यू, ठीक है, बिकॉज ऑफ कस्टमर की कुछ वैल्यू के कारण। कौन कौन सी वैल्यू, कस्टमर का परसेप्शन कैसा है, कस्टमर की फीलिंग क्या है हमारे ब्रांड के लिए, कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या है, इसके बेसिस पे जो ब्रांड की वैल्यू बनती है उसको कहा जाता है कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी। कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी यानी ये वो ब्रांड इक्विटी है, वो ब्रांड की वैल्यू है जो कस्टमर के बेसिस पे बनी है, कस्टमर के परसेप्शन, फीलिंग एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनी है। एंड केलर मॉडल, बहुत फेमस केलर मॉडल है, उसमें बताया गया है कि CBBE के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट होता है ब्रांड रेलियंस। ब्रांड रेलियंस मतलब ब्रांड की अवेयरनेस, यानी कस्टमर कितनी जल्दी ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर लेता है, रिकॉल कर लेता है, ठीक है, ये इसके बेसिस पे ब्रांड इक्विटी बिल्डअप होती है। ब्रांड की परफॉर्मेंस के बेसिस पे, यानी प्रोडक्ट जो भी फंक्शनल नीड है उसको कितने अच्छे से फुलफिल कर रहा है। ब्रांड इमेजिनरी की वजह से, यानी इमोशनल या सिंबॉलिक एसोसिएशन क्या है उसके बेसिस पे। कंज्यूमर का जजमेंट क्या है, यानी कंज्यूमर की पर्सनल ओपिनियन क्या है ब्रांड के बारे में, कंज्यूमर की फीलिंग क्या है, इमोशनल रिएक्शन क्या है, तो ये सब कुछ पॉइंट है जो CBBE के कंपोनेंट है अकॉर्डिंग टू केलर मॉडल। तो ये सब आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो PLC पे है। PLC मतलब जानते हैं ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मैंने यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाया है, बट इसका ग्राफ कुछ ऐसे करके बनता है, इंट्रोडक्शन फेज, ग्रोथ फेज, ठीक है, मेच्योरिटी फेज, डिक्लाइन फेज, ऐसे करके बनता है। तो आप इसको डिटेल में यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। भले इसमें कहा नहीं गया है, मैंने बनाया नहीं है, लेकिन इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। वीडियो में मैंने डिटेल में पढ़ाया है, वो जरूर बनाइएगा। बहुत देखिए, जितने ग्राफ जितने डायग्राम बना सके वो अच्छा रहता है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी इन डिफरेंट स्टेजेस। जो डिफरेंट स्टेजेस हैं PLC की, उसमें हर स्टेज में जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी है वो बताना है। तो सबसे पहला फेज क्या है, इंट्रोडक्शन फेज। जब प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ तो उस समय की चैलेंज क्या है, उस समय में लो सेल रहती है, लोगों को पता ही नहीं है, प्रमोशनल कॉस्ट ज्यादा रहती है, कस्टमर अवेयरनेस लो रहती है,
लेकिन इसका फायदा भी है कुछ इस स्टेज पे कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी सबसे पहले आप ही ने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया, कंपटीशन कम है, ठीक है, ये फायदे हो सकते हैं। ग्रोथ स्टेज ये वाली स्टेज होती है, इसमें चैलेंजेस क्या है कि न्यू कॉम्पिटिटर इंटर करते हैं, लेकिन इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है कि सेल ग्रो कर रही है, प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, ब्रांड बिल्डिंग हो रही है, ठीक है। अगला क्या है, मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, मार्केट सैचुरेशन। अब प्रोडक्ट मेच्योर हो गया है, काफी समय से मार्केट में है, कस्टमर थोड़े से बोर हो गए हैं प्रोडक्ट से, तो इसमें क्या है, मार्केट सैचुरेशन हो गया है, प्राइस कंपटीशन हो गया है, ठीक है, ये कुछ चैलेंजेस है। लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है कि ब्रांड लॉयल्टी बन गई है, कुछ अपने फिक्स कस्टमर बन गए हैं, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। फिर उसके बाद आती है चौथी स्टेज, डिक्लाइन स्टेज। चैलेंज क्या है, इस समय डिमांड फॉल करती है, हमारी टेक्नोलॉजी भी ऑब्सलीट हो गई है। इसका फायदा क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, इस समय रीब्रांडिंग कर सकते हैं, ठीक है, निश मार्केट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो ये चारों स्टेजेस डिटेल में लिखेंगे। अगला क्या है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस आपको बताना है एग्जाम्पल के साथ। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, कंपनी जब नया प्रोडक्ट डेवलप करती है, मार्केट में लॉन्च करती है, तो क्या पूरा प्रोसेस होता है। तो इसमें कुछ 7-8 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है, आइडिया जनरेशन। देखिए कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही मार्केट में नहीं आ जाता है, सबसे पहले दिमाग में आता है आइडिया, जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, उसके दिमाग में आता है आइडिया, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेज होता है आइडिया जनरेशन। मैं केवल मेन मेन पॉइंट बता रही हूँ, एक्सप्लेन आप करिएगा। दूसरा क्या है, आइडिया स्क्रीनिंग। उसके बाद हम छांटते हैं, मेरे अगर दिमाग में 3 आइडियाज आए हैं, 1 2 3, 3 आइडियाज आए हैं, ठीक है, तो ये हुआ आइडिया जनरेशन। फिर आइडिया स्क्रीनिंग, अब मैं देखूंगी कि क्या मैं तीनों आइडिया फुलफिल कर सकती हूँ, फिजिबल है, पॉसिबल है मेरे लिए, ठीक है। उसके बेसिस पे मैं शायद फिर दूसरा और तीसरे आइडिया को छाट दूंगी। तो ये मैंने किया, आइडिया 1 फिजिबल है, मैं कर सकती हूँ, तो ये मैंने की स्क्रीनिंग। तीसरा क्या है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। अब उसके बेसिस पे मैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बनाऊंगी कि जो भी आइडिया मुझे आया था उसके बेसिस पे मैं शायद जो भी प्रोडक्ट है वो बनाऊंगी, एंड उसकी टेस्टिंग करूंगी कस्टमर पे, ठीक है। मैं बिजनेस, उसके बाद मैं बिजनेस एनालिसिस करूंगी, मतलब वो जो प्रोडक्ट है, किसी भी टाइप का कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, उसमें खर्चा कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा, डिमांड कितने आएगा, ठीक है। तो वो सब किया जाएगा बिजनेस एनालिसिस में, एंड उसके बाद होगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, एक उसका ट्रायल मॉडल छोटा सा हम बनाएंगे, ठीक है, हमने बनाया। फिर उसके बाद हम करेंगे मार्केट टेस्टिंग, यानी कस्टमर में मार्केट में कुछ कस्टमर्स को प्रोडक्ट दिया जाएगा, उनसे कहा जाएगा यूज करिए, एंड उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि प्रॉब्लम कहीं आ रही है या क्या फीडबैक है वो लिया जाएगा। तो मार्केट टेस्टिंग होगी। मार्केट टेस्टिंग सक्सेसफुल रहेगी तो कॉमर्शलाइजेशन हो जाएगा, मतलब फुल स्केल पे हम प्रोडक्ट बनाएंगे और मार्केट में लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो ये सारे स्टेप होते हैं। अगला क्या है, डिस्कस डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड हाउ टू ओवरकम इट। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, ये बताना है, ठीक है, और उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब होता है प्रोड्यूसर से सामान जो कस्टमर तक पहुंचता है, तो किन चैनल के थ्रू पहुंचता है ना, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो इसमें प्रॉब्लम सबसे पहले ये क्या आती है, चैनल कन्फ्लिक्ट। अलग अलग चैनल आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं, ये प्रॉब्लम आती है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, या प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, डिलीवरी में डिले हो रहा है, स्टोरेज एंड इन्वेंट्री इशू आ रहे हैं, कस्टमर कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। आप इसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ओवरकम करने के लिए हाउ टू ओवरकम, ओवरकम कैसे किया जा सकता है इसको, क्लियर कम्युनिकेशन, प्रॉपर चैनल के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, अच्छा जो भी चैनल सही परफॉर्म करे उसको इंसेंटिव वगैरह दिया जाए, प्रॉपर लॉजिस्टिक प्लानिंग की जाए, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, जीपीएस से ईआरपी से प्रोडक्ट को ट्रैक किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, वेयर हाउस वगैरह प्रॉपर बने हो, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाए, तो ये सबसे हम ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें से भी अगला क्वेश्चन 6 का ए और बी, इसमें हमें एक करना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स क्या होता है, डिटेल में एक्सप्लेन करो। तो देखिए प्रमोशन मिक्स, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग हमने पढ़ा था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, आखिरी यही था ना प्रमोशन। प्रमोशन मतलब होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को अवेयर करना, कस्टमर को कम्युनिकेट करना और प्रोडक्ट को प्रमोट करना, दैट इज प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन मिक्स में वो सारे टूल्स आते हैं जो कंपनी यूज करती है ताकि अपने प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है, कस्टमर को बता पाए अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज के बारे में, प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाए, बता पाए, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन मिक्स, ठीक है। प्रमोशन मिक्स में बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, बहुत सारे टूल है कंपनी के पास जिसके तहत कंपनी प्रमोट कर सकती है अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। पहला क्या है, एडवर्टाइजमेंट।
हर जगह एडवर्टाइजमेंट है, टीवी खोल लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, इंस्टाग्राम खोल लीजिए, जहां खोल लीजिए वहीं पे ऐड है, ठीक है। तो इससे तो भली भांति परिचित हैं। दूसरा क्या है, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन मतलब होता है डिस्काउंट देना, कूपन देना, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव देना, तो ये भी प्रमोशन मिक्स का पार्ट होता है। तीसरा क्या है, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन करना। जो सेल्स पर्सन है वो, आपने आरओ वगैरह में देखा होगा, सेल्स पर्सन कस्टमर के घर जाके प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेशन करके प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो पर्सनल सेलिंग। तीसरा क्या है, पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इसके तहत कंपनी की एक पॉजिटिव इमेज पब्लिक के बीच में शो करना, ठीक है, दैट इज पीआर। ये भी प्रमोशन मिक्स है। अगला क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब होता है कि डायरेक्ट कम्युनिकेट करना कस्टमर से, ठीक है, ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। अगला क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, यानी सोशल मीडिया का यूज करना, इन्फ्लुएंसर्स का यूज करना, ऑनलाइन ऐड करना, ये सब आता है डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। और इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसका ए और बी है, दो पार्ट है, दोनों में से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिस्कस द ग्लोबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट इन डिटेल। ग्लोबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट आपको डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। आपने डोमेस्टिक मार्केट डिटेल में पढ़ा है, बस एग्जैक्टली वैसा ही है, बस थोड़ी सी और चीजें चेंज हो जाएंगी। ग्लोबल मार्केट में अगर हम जा रहे हैं तो उसका मार्केटिंग एनवायरनमेंट, आसपास का एनवायरनमेंट स्टडी करना होगा ना, तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो ग्लोबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट में आता है आपका पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, यानी फॉरेन कंट्री में जो पॉलिटिकल या लीगल एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, ट्रेड टैरिफ वगैरह क्या है, ये स्टडी करना। अगला क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी वहां के लोगों का इनकम लेवल क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, ये सब स्टडी करना। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, यानी वहां के लोगों की वैल्यूज क्या है, कल्चर क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, रिलीजन क्या है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी इनोवेशन, ऑटोमेशन, डिजिटल एडवांसमेंट क्या है, ये देखना। कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट मतलब क्या है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं वो देखना। नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी जो क्लाइंट है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब बेसिकली जो क्लाइमेट है, जो भी फॉरेन कंट्री है वहां का क्लाइमेट कैसा है, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, सस्टेनेबिलिटी क्या है, ये सब देखना, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केटर जो होता है ना, उसे ये सब एनालाइज करना होता है, ठीक है, बिफोर एंटरिंग फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में इंटर करने से पहले उसे ये सब देखना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला एंड आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सीआरएम टू मेंटेन द कस्टमर बेस एंड देयर लॉयल्टी। कस्टमर बेस लॉयल्टी बनाने के लिए, ठीक है, सीआरएम का क्या सिग्निफिकेंस है। तो सीआरएम होता क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और बता दूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेपरेट। यहाँ पे तो आप एक पार्ट पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर है सीआरएम पे। आगे अगर मार्केटिंग लेते हैं तो सीआरएम अलग से एक सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बेसिकली इट इज द मैनेजिंग द कस्टमर रिलेशनशिप विद द कंपनी। कस्टमर का कैसा रिलेशनशिप हो, कंपनी किस तरीके से कस्टमर से इंटरेक्ट करे, वो सब मैनेज किया जाता है इस सिस्टम में, सीआरएम में, ठीक है। कंपनी, ये बेसिकली वो सिस्टम होता है जिसके तहत कंपनी क्या है, कस्टमर से इंटरेक्ट करती है, कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड करती है, ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होता है ना, अगर कंपनी डायरेक्टली कस्टमर से बात करेगी तो कस्टमर सेटिस्फाइड हो पाएगा, उसको सपोर्ट मिल पाएगा, ठीक है। एंड इससे क्या होगा, कस्टमर लॉयल हो जाएगा कंपनी के लिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेगा, कस्टमर का विश्वास कंपनी पे बढ़ेगा, एंड कस्टमर रिटेन रह पाएगा कंपनी के साथ, ठीक है, बार बार कंपनी के ही प्रोडक्ट खरीदेगा। और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली कंपनी की सेल इंप्रूव होगी, क्योंकि उसने कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई किया है, ठीक है। एंड एक बेटर कम्युनिकेशन भी तो हो पाएगा। कस्टमर अगर अपनी प्रॉब्लम जो भी है, जो भी रिक्वायरमेंट है, कंपनी को बता पा रहा है, कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो इससे उसका बेटर कम्युनिकेशन हो पाएगा। और जो आफ्टर सेल सर्विस है वो सब भी प्रॉपर दे पाएंगे, कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज बिल्डअप होगी, ठीक है। तो ये सारे फायदे होते हैं सीआरएम के, ठीक। तो चलिए, और इसी के साथ ये पूरा पेपर फिनिश होता है। मैंने बहुत मेहनत से ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन बिल्डअप किया, ये पूरा कंटेंट बनाया है और आपके साथ पूरा सॉल्यूशन डिस्कस किया है। तो प्लीज मुझे भी सपोर्ट करते रहा करिए, जरूर आप इन वीडियो लेक्चर्स को जरूर लाइक किया करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करिए, ठीक है। एंड प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं था। नहीं था तो वो भी लिख दीजिएगा, बट अगर था तो प्लीज 1 सेकंड का समय निकालिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। एंड अगर कोर्स की रिक्वायरमेंट है एमबीए फर्स्ट के, तो आप मेरी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।